नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्यपुस्तिका भाग 1, कृतिका पाठ्यपुस्तिका भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। और इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी और ये पाठ है एक जल प्रलय यानी कि बाढ़ के विषय में एक रिपोर्ट। तो आपने देखा कि लास्ट हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें इस पाठ के बारे में पढ़ी और इसमें हमने अब जो मेन चीजें हैं बाढ़ के विषय में वो हमने आज यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने चैप्टर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हमने पढ़ी। जैसे हमने यहाँ पर लेखक के बारे में भी पढ़ा और साथ ही हमने पाठ के सार को पढ़ा। तो हमने यहाँ पर पाठ के सार में काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली थी। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह जो लेखक हैं वो अब गांधी मैदान से वापस आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने गांधी मैदान से वापस आते वक्त उन्होंने कुछ जो बुक्स हैं, कुछ किताबें जो हैं अपने हफ्ते भर के लिए खरीद ली हैं कि क्या क्या उन्हें, क्योंकि लगभग एक हफ्ता भर लग सकता है इस बाढ़ के पानी से निपटने में, इस बाढ़ को एक तरह से बाढ़ के पानी को खत्म होने में। तो आप देख सकते हैं जो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है बाढ़ की, तो इसमें कितना सारा पानी है और कितना टाइम इसको लग जाएगा। इसमें एक डूबने की स्थिति में यहाँ पर पानी है। तो तभी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन्होंने कुछ बुक्स जो है खरीद ली इस पूरे चीज के लिए। तो देखिए हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपने देखा कि किस तरह से वो अपने घर आए थे और उन्होंने अपनी जो गृह स्वामिनी उनकी है यानी कि उनकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने उनसे पूछा कि घर पर क्या गैस का क्या हाल है, यानी कि कितना गैस बचा हुआ है, क्योंकि टाइम जो है कितने दिन लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भर भी लग सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले गैस के विषय में पूछा कि गैस का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि बस उसी का डर है, यानी कि बस गैस का ही डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में कोई ऊटर मीटर की तरह चीज नहीं होती जिससे कि पता नहीं चल पाता, लेकिन अंदाजा है कि 1 या 2 दिन के लिए कोयला है, स्टोव भी है, मगर कैरोसिन एक ही बॉटल है। जो उस टाइम पे ज्यादातर कोयला, स्टोव और कैरोसिन, इन सब चीजों से गैस, इन सब चीजों से आग जलाई जाती थी, इन सब चीजों में खाना बनाया जाता था। तो उन्होंने कहा फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, ऊटर मीटर की तरह कोई भी चीज नहीं है और इससे पता नहीं चलता कि ये कब आ धमके। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के लिए कोयला है, फिर उसके बाद स्टोव है, यानी कि स्टोव के लिए भी कैरोसिन तेल जो है एक ही बोतल है, यानी कि वो भी 1-2 दिन चलेगा। तो इस तरह से 2-4 दिन निकल जाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि गूंजती देर तक रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था कि एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। जो वो कहते हैं कि जो मेरे फ्लैट के नीचे का दुकानदार जो था उसने बहुत सारे कागज पता नहीं कैसे इकट्ठे कर रखे थे, जो होते ना रद्दी कागज। तो उसने क्या किया, सबको एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, यानी कि उसने कहा इतनों को मैं इधर से उधर करता रहूंगा, इससे अच्छा इन सबको यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब सारा शहर आज जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सलीमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी कहीं कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़ की आकुल प्रतीक्षा। तो देखिए अब वो, क्योंकि वो एक लेखक हैं, तो वो कह रहे हैं
कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए इतनी ज़्यादा हलचल है पूरे इलाके में, तो कैसे नींद आ सकती है? तो वो कहते हैं कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ, कंपोज़ की टिकिया लगा लूँ, या कुछ वो कहते हैं कि या कुछ लिखूँ, कि कुछ लिखने की कोशिश करूँ। वो कहते हैं क्या एक कविता लिखूँ? तो फिर कहते हैं या जिसपे मैं शीर्षक दे सकता हूँ, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। क्या बाढ़ एक आकुल प्रतीक्षा है? फिर वो कहते हैं धत, यानी कि नहीं, ये नहीं हुआ। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर। वो कहते हैं कि नींद तो नहीं। कई बार आपने देखा होगा ना कि जब आपको नींद नहीं आती, जब आप इसी तरह से लेटे रहते हैं, जब आपको नींद नहीं आती, तो या तो आप अपनी कुछ पुरानी चीजों की जो यादें हैं, कुछ स्मृतियां हैं, उनमें खो जाते हैं, या फिर आप आने वाले जीवन के बारे में सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं नींद तो नहीं आई, लेकिन स्मृतियां आने लगी, याद आने लगी, यादें जो पुरानी मेमोरीज हैं वो एक एक करके आने लगी, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। जैसे कोई मूवी के सीन आते रहते हैं ना, एक एक करके, तो बिल्कुल इसी तरह से उनके दिमाग में एक एक करके जो पुरानी स्मृतियां थी वो आने लगी। अब वो कहते हैं 1947 मनिहार, तब पूर्णिया और कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी, जो कि स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव में हम जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी था। दूर एक द्वीप जैसे बालूचर दिखाई पड़ा। हमें लगा वहां चलकर चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, शियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी ने हिदायत दी, हर नाव पर पकाही घाव, क्योंकि उस टाइम पे जो बरसात का टाइम होता है उसमें क्या होता है, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं, फोड़े, फुंसियां, फंगल इन्फेक्शन, जो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, कि हर नाव पर पकाही घाव, यानी कि जो इस तरह के फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, उनके घाव की, क्योंकि पानी में उंगलियां सड़ भी जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत ही अलग तरह के घाव हो जाते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाता है, और फिर अंदर से उसकी लाल लाल खाल भी दिखने लगती है, जिसे पकाही घाव कहते हैं। और उसमें उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाते हैं। इसकी दवाई दिया सलाई की डिबिया, केरोसिन तेल रहना चाहिए, और सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीजें पहले से ही पकाही घाव, दिया सलाई की मांग होती, यानी कि वो कहते हैं हम जहां भी रेस्क्यू करने जाते हैं वहां पर सबसे पहले जो पकाही घाव होते हैं, यानी कि पैरों में जो पैर पानी से सड़ जाते हैं उसके घाव की दवा, और साथ ही दिया सलाई यानी कि माचिस की वो मांग करते। फिर वो कहते हैं 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कोई कोई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा, और हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, जो मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। लेखक कहते हैं कि परमान नदी की जो बाढ़ थी उसमें हम मुसहरों की बस्ती में राहत बांटने गए, तो खबर मिली कि वो कई दिनों तक मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं। किंतु टीलों के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा एक नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा है। तो देखिए उस टाइम पे जो यहाँ पर बताया गया है कि बलवाही नाच,
जो कि एक प्रकार का लोक नृत्य है। जो मुसहरे लोग हैं उनका लोक नृत्य है ये बलवाही नाच। तो वो हो रहा है, उसमें लाल साड़ी पहनकर जो एक काला कलूटा जो नटवा है, जो नट जिसको कहते हैं, जो नृत्य करता है, वो दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा है, यानी कि वह धानी है, घरनी को छोड़कर मायके भागे जा रही है और उसका घरवाला यानी कि जो पुरुष है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद पर ढोलक के साथ द्रुत ताल बजने लगा। धगड़ दिक चौक से चकम धूम चकैक चकम धूम। तो इस तरह से कीचड़ और पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुफ्त खिलखिलाहट की लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे, हम रिलीफ बांटकर भी, लेखक कहते हैं देखिए ये उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो ये उनकी जो ये लोक कलाएं हैं वो इनको इतनी खुशी देती हैं कि हम राहत बांटकर, देखिए जो लोग काफी दिनों से मछलियों को और चूहों को भूनकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उन लोगों को हम राहत बांटकर भी ऐसी खुशी शायद नहीं दे सकते। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा आ जाती है। एक बार 1937 सिमरवानी शंखपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी कि बॉय स्काउट था। वो कहते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं थे, बालचर यानी कि बॉय स्काउट थे। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम, तबला तथा झिंझिर विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली, थोड़ी मारपीट भी हुई। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी कि कुछ लोग जो बड़े लोग थे उनकी किस तरह से वो मिसयूज कर रहे थे उस समय पर भी लोगों का, जब लोगों को जरूरत थी। 1967 में की बात वो फिर से करते हैं। राजेंद्र नगर का जो पुनपुन का पानी जब राजेंद्र नगर में घुसा था तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में दिखे हुए कश्मीर के का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखे अंदाज से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी और एक्सप्रेशो बना रही थी शायद, और दूसरी लड़की मनोयोग से कोई सचित्र रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। तो हमारे ब्लॉक के गोलंबर में नाव पहुंची ही थी कि अचानक चारों ओर ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ किलकारियां, सीटियां, फब्बतियों की वर्षा कर दी। और वो कहते हैं कि इस गोलंबर में किसी की भी आवाज में प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलकर स्वयं ही जो प्रतिध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत ही छूमंतर हो गई। अब जो युवतियों के रंगे लाल लाल ओठ और गाल थे वो काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था और नैया तेरी मझधार होशियार होशियार काहो राम सिंगार पनिया आ रहेलो है, ऊहू ना आ रहेलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया है, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया है, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत शायद हो गई है, या कोई दैवीय चमत्कार हो गया है। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर ही से है। तो फिर इस तरह से
लेखक चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जो है जल रही थी, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारा उत्साह था, डर भी था कि जो पानी है वो कब राजेंद्र नगर में आएगा। और फ्लैटों की रोशनियां जल रही थी, बुझ रही थी, सभी जगह थे, कुत्ते भी रह रहकर सामूहिक रुदन करते थे। राम श्रृंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती थी। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, पर बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, पर सन्नाटा था एकदम, जैसे कोई शब्द नहीं, तुंग फुंग कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए इस टाइम पे बाढ़ के पानी में जितनी भी जो बिजली की जो तारे हैं, टेलीफोन की जो लाइनें हैं और बाकी भी जितनी सारी चीजें हैं वो क्या हैं, वो गिर चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। अब लेखक कहते हैं, बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार मन हुआ कि कुछ लिखना चाहिए। अब रात के 2:30 बज चुके हैं और लेखक कहते हैं कि बिस्तर पर करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और फिर एक बार मन हुआ कि कुछ लिखना चाहिए। फिर वो कहते हैं, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त, वो कहते हैं, फिर से स्मृतियों को जगाता हूँ, फिर से अपनी पुरानी यादों में लौट जाता हूँ। पिछले साल अगस्त में नरपंतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा यानी कि जिसे आजकल में ही जो एक तरह से बच्चा जिसका होने वाला हो, आसन्न प्रसवा, हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर कर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी यादें नहीं, बेहतर है कि आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड को देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के उजले झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ उजले काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के। ओई धोखे आधो आखो ऐसे गेछे जल झकझोर मुझे उठाया। तो ये कहते हैं कि इस तरह से जब नींद आ रही होती है ना हमारी आंखों में, तो बिल्कुल हमें बहुत अजीब अजीब सा प्रतीत होता है, बहुत एकदम से आंखों में एक अलग सा फील होता है, बहुत तेज जब नींद आ रही होती है। तो लेखक कहते हैं कि जोर से उनकी जो गृह स्वामिनी थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने उठाया। ओई आंखों ऐसे गेछे जल, झकझोर करके, यानी कि जोर से हिला के उठाते हैं ना कि उठो। घड़ी देखा तो 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहे लो है पनिया, पानी आ गेलो हो। राम सिंगार हो, मोहन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। और लेखक कहते हैं, आंखें मलता हुआ उठा और पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर एक मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग यानी कि फेन लिए आ रहा है। तो उन्होंने देखा सामने की तरफ, जैसे मुंह पर झाग, जो शुरुआत होती है बाढ़ की, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारा सामान, कूड़ा कचरा लेकर आती है, तो उसका जो शुरुआत जहां से होती है बाढ़ की, वहां पर बहुत सारा झाग सा होता है। और वो कहते हैं कि ठीक वैसा ही देखा था जैसे शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उत्तर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास से। बच्चे क्यों कूद रहे हैं? नहीं नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वह मोड़ है अथवा थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है। तो लेखक
कहते हैं कि उनको ऐसा फील हुआ जैसे बच्चों का एक झुंड जो है उस पानी में उछल कूद कर रहा है। तो फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि वो बच्चे नहीं हैं, वहां पर थोड़ा सा मोड़ है, थोड़ा सा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल उछल कर आ रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रैला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाजू में लहरें नाचने लगी। वो कहते हैं, अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलवर, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ की ओर, फुटपाथ को पार करके अब पानी हमारे पिछवाड़े में यानी कि हमारे पीछे की तरफ सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर। तो देख सकते हैं आपने, लेखक ने एक एक यहाँ पर चीजें क्लियर की हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी जो है उनके शहर में आया था। और पानी नाच रहा है, आ गया, बहुत तेज बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोने का पानी है, नहीं गंगा जी, सोन का पानी है, नहीं नहीं गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की जो ईंटें हैं जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंबे का काला हिस्सा डूब चुका था। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा था, डूब रहा था। अभी वो कहते हैं, मेरे पास कोई अगर मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, तो बाढ़ को बचपन से ही मैं देखता आया हूँ, परंतु इस तरह से पानी को आता कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क पूरा डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों का झुंड था। भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा, कुछ भी नहीं, कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो कहते हैं कि या तो काश कि मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता, या काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता। और वो कहते हैं कि एक कलम थी मेरे पास, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो कहते हैं एक कलम थी मेरे पास, एक पेन था मेरे पास, लेकिन वो भी चोरी हो गया। वो कहते हैं अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आप देखेंगे कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखक ने बाढ़ का चित्रण किया है। और अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अपने पाठ के उस सार को। तो देखिए, इस तरह की कुछ सिचुएशन वहां पर बन गई, इस तरह की कुछ स्थितियां वहां पर बन गई, जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये था इस जल प्रलय में। तो जल प्रलय एक वहां पर हुई थी, और लेखक ने जो बाढ़ की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं, जब कम कम बाढ़ होती है, जब कम पानी होता है, देखिए किस तरह से लोग चल फिर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा किसी भी मुसीबत से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं भी कोई भी, आपने देखा होगा कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई अलग अलग तरह की चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सारी चीजें क्लियर की हैं कि किस तरह से उन्होंने बाढ़ के पानी को आते देखा। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं जो कि उन्होंने बताए हैं, जैसे सपाट का अर्थ समतल, सहजता का अर्थ स्वाभाविकता, सुलगाना अर्थात आग लगाना या जलाना, माकूल अर्थात उचित, नटुआ अर्थात नट कलाकार, कलवर अर्थात जो चिड़ियों पक्षियों के चहकने की आवाज होती है, कोलाहल यानी कि हलचल, जो एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, वो हर चीज का हो सकता है, तो उसे यहाँ पर कहा है कोलाहल। अब देखिए, इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर हम करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारी फैलने की आशंका रहती है। अब आपने चैप्टर को इतना डीपली, इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की
आशंका रहती है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी बीमारियां बताई थी। देखिए, सबसे पहले बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हैजा और बहुत अलग अलग तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी होता है वो अपने साथ पूरे शहर के जो नाले होते हैं, पूरे शहर की जो गंदगी होती है वो सारी इकट्ठा कर कर लेकर आती है। तो इसके बाद इससे क्या होता है, और जो बाढ़ का पानी जब उतर रहा होता है तो उस पानी में क्योंकि बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जिससे कि गंदगी होती है बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत सारे मच्छर मक्खी पनपते हैं, जिस कारण मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और पानी साफ पानी नहीं होता, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि जो पानी की सप्लाई होती है उसके अंदर भी ये बाढ़ का पानी चला जाता है। तो इस तरह से गंदा पानी पीने से लोगों में हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और आपने देखा होगा इस तरह की बीमारियां बरसात के दिनों में ज्यादा होती हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस किस तरह की तैयारियां करने लगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बाढ़ के लिए काफी सारी तैयारियां लोगों को करनी पड़ती हैं। तो बाढ़ की खबर फैलने से सबसे पहले तो शहर में पूरा आतंक मचा हुआ था। लोग अपनी अपने सामान को अपने निचले मंजिल से ऊपर की मंजिल में शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि नीचे अगर 5 से 6 फीट भी पानी अगर भर जाता है तो फिर बहुत सारा नुकसान होने की आशंका होती है। तो वो क्या कर रहे थे, निचली मंजिल से ऊपर की मंजिल में लेकर जा रहे थे। सारे दुकानदार अपने सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो से लादकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन तेल आदि का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि दिया सलाई यानी कि माचिस जो है वो सबसे ज्यादा मेन है। मोमबत्तियां कई दिनों तक जो है बिजली गुल रह सकती है। दवाइयां, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। केरोसिन ऑयल यानी कि जो स्टोव जलाने के लिए जो जरूरी सामान है उसका प्रबंध करने में और खाने पीने की चीजों का प्रबंध करने में लोग जुटे हुए थे। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए। तो जाहिर सी बात है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि अब उनके इलाके में भी पानी घुसने वाला है तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की तैयारियां की। उन्होंने सबसे पहले जो आवश्यक ईंधन होता है, यानी कि अगर गैस ही नहीं जलेगी या जरूरी जो आपका ईंधन है वो नहीं होगा तो कैसे आप भोजन बना पाएंगे। ठीक है, और सबसे जरूरी, जैसे बाकी सब्जियां जो होती हैं वो जल्दी से खराब हो जाती हैं, लेकिन आलू जो होता है उसको आप 15 से 20 दिन या 1 महीना भी फ्रेश रख सकते हैं। और ये ऐसी सब्जी है कि इससे आपको ताकत भी मिलती है और आपको एक तरह से एनर्जी भी मिलती है। मोमबत्ती जो कि उजाला करने के लिए, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली और घर जाने तक यानी कि कुछ दिनों का गुजारा जिससे कि चल सके। और उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित किया कि किस तरह से अगर ज्यादा हो जाए स्थिति तो वो छत पर जा सकते हैं। तो देखिए आगे, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। उन्होंने कई जगह जाकर लोगों का रेस्क्यू किया था, कई बार स्काउट गाइड के रूप में, कई बार अलग अलग तरह से उन्होंने लोगों को सामान बांटा था। बहुत बार उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की थी, लेकिन आज तक उन्होंने बाढ़ को अपनी आंखों से स्वयं शहर में घुसते हुए या उसकी विनाश लीला को नहीं देखा था। तो इस कारण वो उसके लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे, काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो इस तरह से देखिए जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।
तो यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर है इस जल प्रलय में कंप्लीट हो चुका है। पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा, पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए और मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ आ चुका होगा और इसके जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और कोई भी डाउट यदि चैप्टर से होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।